हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवानी कुशवाहा। तो आज हम पढ़ेंगे संचयन बुक का पार्ट 2 स्मृति, जिसके लेखक है श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा जी का जन्म 20 सितंबर 1911 को हुआ था और उनकी मृत्यु 2 जून 1990 में हुई थी। यह कहानी उनकी बाल्यावस्था की है, मतलब यह कहानी उनकी बचपन की है। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ पड़ रहा था, यानी कि बहुत सर्दी पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। मतलब 2-4 दिन पहले बूंदाबांदी हुई थी, इसलिए जो ठंडी थी वो और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे, मतलब शाम के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के पेड़ तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास एक आदमी ने ज़ोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। तो जब वो लेखक अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ पेड़ तोड़ तोड़ के खा रहे थे, तो उनको गांव के एक आदमी ने बोला कि तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जा रहा था। मतलब जो लेखक थे उनको अपने बड़े भाई से डर लगता था, इसलिए वो चुपचाप घर चले जा रहे थे। समझ में नहीं आता कौन सा कसूर बन पड़ा। मतलब लेखक सोच रहे थे कि क्या हुआ जिससे मुझे बड़े भाई साहब बुला रहे हैं। डरते डरते मैं घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में पेशी ना हो पड़े। तो जो लेखक थे उन्हें डर था कि जब वो बेर खा रहे थे उसकी वजह से उन्हें मारना पड़े। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हो गया। तो जो लेखक ने जब देखा उनको कि उनके बड़े भाई साहब पत्र लिख रहे, तो उनको जो पिटने का भय था वो दूर हो गया। हमें देखकर बड़े भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाला। तेज़ी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाएं, बट ये बड़ी ज़रूरी हैं। तो जो हमें देख के जब बड़े भाई साहब ने बोला लेखक को देख के कि ये जो चिट्ठियाँ मैं लिख रहा हूँ ये तुम मक्खनपुर डाक खाने में डाला और जल्दी जाना, ताकि शाम की डाक में ये चिट्ठियाँ निकल जाएँ। जाड़े के दिन थे ही। 30 पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। मतलब लेखक को बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि जाड़े के दिन थे। हवा मज्जा तक सट रही थी, मतलब हड्डियों के अंदर तक हवा ठठुर रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। इसलिए हमने कानों से धोती बांध ली। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने दे दिए। भुजाने मतलब भुनवाने के लिए चने दे दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मतलब उन्हें जो बबूल का डंडा था वो बहुत प्रिय था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन बन चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम चुरे जाते थे। मतलब उनका डंडा उनको इसलिए भी प्रिय था क्योंकि वो बहुत सारे सांपों के लिए नारायण वाहन, मतलब उनको मार चुका था। और मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच जो आम का पेड़ था उससे आम भी तोड़ने में सहायता करता था। इस कारण वह मुख डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्नवदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे और खुशी खुशी लेखक और उनके छोटे भाई मक्खनपुर की ओर बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेब न थी। तो जो चिट्ठियाँ थी वो उन्होंने किस में रख ली, अपनी टोपी में रख ली, क्योंकि जो कुर्ता उन्होंने पहना था उसमें जेब न थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गाँव से 4 फरलांग दूर कुएँ के पास आ गए, जिसमें अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। तो लेखक उछलते कूदते गाँव के 4 फरलांग दूर आ गए और उस कुएं के पास रुके, जिस कुएं में सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी ना था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया। कारण कुछ भी हो, हमारा उस कुएं में होने जाने का केवल 2 महीने का ज्ञान था। मतलब वो कुआं कच्चा था, उसमें पानी भी नहीं था और वो 24 हाथ गहरा था। और उस लेखक सोच रहे थे कि उसमें सांप कैसे गिरा होगा। लेकिन कुछ भी हो, लेखक उस कुएं को 2 महीने से जानते थे। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली टोली हमारी पूरी बानर टोली थी। मतलब लेखक हमें अपनी टोली के बारे में बता रहे कि उनकी जो टोली का नाम था वो बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे। हमको कुएं में उचकने की सूझी। मतलब लेखक थे, उनको कुएं में झांकने की सूझी कि कुएं में है क्या। सबसे पहले उचकने वाला मैं ही था। मतलब सबसे पहले कुएं में झांकने वाले लेखक ही थे। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि अब उसकी आवाज़ कैसी होती है। तो लेखक ने सोचा मैं एक ढेला फेंक कर देखता हूँ कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। मतलब जब उन्हें ढेला फेंका उसके बाद अपनी बोली सुनने की इच्छा थी कि कुएं में जब मैं बोलता हूँ तो कैसी आवाज़ आती है। पर ज्यों ही कुएं में ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हुए जैसे किलकुली करता मृग समूह अति समीप कुत्ते के भौंकने से चकित हो जाता है।
तो पहले तो जैसे उन्होंने ढेला फेंका वैसे एक फुसकार सुनाई पड़ी और वो लोग ऐसे चकित हुए जैसे एक हिरन कुत्ते के भौंकने से चकित हो जाता है। सभी ने उछल कूदकर एक एक ढेला फेंका और कुएं के आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहे कहे लगाए। मतलब सबने उछल कूदकर एक एक ढेला फेंका और जो भी फुसकार आ रही थी उस पर सब लोग हंस रहे थे। गांव से मक्कनपुर जाते और मक्कनपुर लौटते समय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते। मैं तो आगे भाग कर आता और फिर टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ में से ढेला फेंकता था। तो जो लेखक थे जो जब भी वो मक्खनपुर से आते और मक्खनपुर से जाते तो वो रोज़ वहाँ पे ढेला फेंकते उस कुएं में। और लेखक क्या करते, भाग कर जाते और अपनी एक हाथ में टोपी लेते और दूसरे हाथ से ढेला फेंकते। यह रोज़ाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझते थे। तो जो लेखक थे वो फुसकार करवा लेना बड़ा काम समझते थे। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रतिवृत्ति जागृत हुई। मतलब उनकी इच्छा जागृत हुई कि कुएं में मुझे ढेला फेंकना और उसकी फुसकार सुननी है। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृगशावक के पीछे छोटा मृगशावक हो लेता है। तो छोटे भाई थे वो सांप से डरते थे, इसलिए वो जो अपने बड़े भाई के पीछे चले गए। वो कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप के पर ढेला गिरा दिया। तो जो लेखक थे वो अपने एक हाथ में टोपी ली और दूसरे हाथ से ढेला फेंक के सांप पे गिरा दिया। पर मुझ पर तो बिजली से गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के एक हाथ लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। तो जैसे उन्होंने ढेला फेंका वैसे ही टोपी उतार के ढेला फेंका, वैसे ही जो चिट्ठियाँ थी वो नीचे गिर गई थी। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर खाते हुए कुएं में गिर गई। तो जो चिट्ठियाँ थी वो चक्कर काटते हुए कुएं में गिर गई। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हाथ होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, और वैसी उनकी जान निकल गई जैसे एक हिरन जो घास चर रहा हो उसको कोई गोली मार दे। उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए झपट्टा भी मारा, और जैसे वो चिट्ठियाँ गिर रही थी वैसे उन्होंने झपट्टा भी मारा। ठीक वैसे ही जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पे चढ़ता देख उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुँच के बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। तो उनको पकड़ने की वजह से वो खुद कुएं में गिरने वाले थे। कुएं की पाट पर हम रो रहे थे। छोटा भाई ढूंढे मारकर रो रहा था और मैं चुपचाप डबडबा कर रो रहा था। तो जो कुएं के पाट पर, मतलब कुएं का जो साइड का होता है, वो उस पर बैठ के रो रहे थे। और छोटा भाई कैसे रो रहा था, छोटा भाई ढूंढे मारकर मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, और जो लेखक थे वो डबडबा कर रो रहे थे। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्योग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भाव को रोकने का प्रयत्न करते थे। तो क्या होता है कि जब वो रोने की कोशिश करते थे और पिटने का जो उन्हें डर था उससे उनको रोना आता था, और वो आंखें बंद कर लेते थे तो वो जो आंखें थी उनको रोने से मना करती थी। पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते, मतलब लेकिन आंसू निकल ही जाते। माँ की गोदी की याद आती, जी चाहता कि माँ आकर छाती से लगा लें और लाल प्यार करके कह दे कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ और लिख ली जाएंगी। तो लेखक को अपनी माँ की याद आती और वो कहते कि माँ होती तो बोलती कि चिट्ठियाँ और लिख ली जाएंगी, कोई बात नहीं। तबीयत करती कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाला है। और लेखक का मन करता कि वो कुएं में मिट्टी डाल दें और घर जाके कह दे कि मैं चिट्ठियाँ डाल आया। पर उस समय मैं झूठ बोलना नहीं जानता था, लेकिन लेखक को उस समय झूठ बोलना नहीं आता था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती, मतलब अगर वो घर जाके सच भी बोल देते तो उन्हें बहुत मार पड़ती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी काँप जाता। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ में बैठा सिसक कर रो रहा था। तो लेखक जो थे वो सच भी नहीं बोल सकते थे ना झूठ बोल सकते थे, तो वो बैठकर सिसक के रो रहे थे कुएं के पाट पर। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, यानी कि शाम होती जा रही थी। कहीं भाग जाने का तबीयत करती, पर पटने का भय और जिम्मेदारी की दोधारी तलवार कलेजे पे फिर रही थी।
तो लेखक बोलते हैं कि उनको पिटने का भय था और उनकी सर पे जिम्मेदारी भी थी और उनको भागने का मन करता, लेकिन वो भाग नहीं पाते क्योंकि उनकी जिम्मेदारी और पिटने का भय दोनों था। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियाँ कट जाती है, मतलब एक निश्चय से एक जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई, मतलब लेखक की भी जो परेशानी थी वो दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। तो लेखक ने क्या किया, कुएं में घुसकर चिट्ठियाँ थी उसको निकालने का उन्होंने निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। तो लेखक बोलते हैं कि कितना भयंकर निश्चय था, लेकिन जो मरने को तैयार हो उससे क्या हो, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार करे। तो मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता के किसी भी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर। तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को, लेकिन जैसे कि जिसको किसी का भी भय नहीं होता वो पूरे संसार से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फल, उसी फल की चिंता क्या, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर करता है। तो और उनको फल की भी कोई चिंता नहीं थी। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विश्राम से भिड़ने को तैयार हो गया, पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास से के बूते पर मैं कुएं में घुसने की ठानी। तो जो लेखक थे वो विषधर, मतलब सांप को विषधर बोलते हैं, सांप से भिड़ने के लिए तैयार हो गए थे। पासा फेंक दिया था, मतलब उन्होंने ये निश्चय कर लिया था और सांप से वो लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने पहले ये निश्चय किया था कि वो पहले सांप को मार देंगे फिर चिट्ठियाँ उठा लेंगे। छोटे भाई रोता था, उसके रोने का तात्पर्य था मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है, कदापि वो शब्द में ना कहता। तो जो छोटे भाई थे उनके, वो रोते थे क्योंकि उनको लगता था वो नीचे जाएंगे तो वो मारे जाएंगे उस सांप से डसने के लिए। तो और वो कहते नहीं थे, शब्दों में नहीं कहते थे। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी। सजीव मतलब सांप जिंदा था और नग्न रूप में मतलब उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ, एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कान से बनी हुई, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। तो एक धोती तो लेखक की थी, एक छोटे भाई की थी, एक चने वाली जो उनकी माँ ने दी थी, 2 कान पे बंधी हुई, और ऐसी ही 5 धोतियाँ हो गई और कुछ रस्सियाँ वहाँ पड़ी हुई थी, उसको मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हो गई। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठ कड़ी है, अपनी ओर से कोई गलती नहीं है। तो लेखक ने खूब खींच कर आजमा लिया कि वो गांठ अच्छे से बंधी है कि नहीं बंधी है, और लेखक की तरफ से वहाँ से कोई गलती नहीं थी। धोती के एक सिरे पे डंडा बांध दिया और कुएं में डाल दिया, और धोती के एक सिरे पे डंडा बांध दिया और कुएं में डाल दिया, और दूसरे सिरे से डेंग वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, मतलब वो लकड़ी जो कुएं के ऊपर लगी रहती है, के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। तो जो डेंग था उसके चारों ओर उन्होंने रस्सी बांधी और एक रस्सी में गांठ भी लगा के छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और अब तक उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। तो जो छोटा भाई था वो 8 वर्ष के थे केवल, इसीलिए उसको पहले डेंग से बांध दिया, फिर छोटे भाई को कस के पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। जैसे जैसे वो कुएं में घुसते थे वैसे छोटा भाई भी रोने लगा था। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं में नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि मैंने इससे पहले अनेक सांप मारे थे। तो जो लेखक थे वो जब उनके छोटे भाई रोने लगे तो उसने उनको दिलासा दिलवाया कि मैं जैसे ही नीचे जाऊंगा वैसे ही मैं सांप को मार दूंगा, और लेखक का भी यही विश्वास था। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारने मेरा बाएं हाथ का खेल था। तो लेखक सांप से क्यों नहीं डर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे सांप मार चुके थे। कुएं के धरातल से जब मैं 4-5 गज दूर रहा तब ध्यान से नीचे देखा, अकल चकरा गई। तो जब कुएं के धरातल मतलब कुएं के ज़मीन से वो थोड़े 4-5 गज दूर रहे होंगे, तो जब जैसे उन्होंने नीचे देखा वो हैरान रह गए। सांप फन फैलाए धरातल के, एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। तो सांप जो था ना वो बैठा हुआ था, फन फैलाए बैठा हुआ था और एक हाथ ऊपर उठा था
पूँछ और पूँछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, आधा अग भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। तो जो पूँछ और पूँछ का समीप का भाग था वो तो पृथ्वी पर था, लेकिन जो आधा भाग था ना ऊपर का, सांप का फन, वो ऊपर लहरा रहा था। नीचे डंडा बांधा था मेरे उतरने की गति से, जो इधर उधर हिलता था। तो जैसे लेखक नीचे उतर रहे थे वैसे वो डंडा भी हिल रहा था। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। तो सांप को लग रहा था वो डंडा हिल रहा है तो ये मुझे नीचे आके मारेगा, इसलिए वो पहले ही फन फैलाए बैठा था। उसी के कारण शायद मुझे उतरता देख सांप घातक के तो उसी के कारण सांप भी वैसे ही बैठा था फन फैलाए। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता है और फुकार मारकर चोट करता है। जैसा सपेरा बीन बजाता है तो वो जो सांप है वो बीन को देखकर इधर उधर हिलता है, वैसे ही जो सांप था वो उस डंडे को देखकर इधर उधर हिल रहा था और जैसे लेखक नीचे आते उसको मारने की प्रयास करने वाला था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। तो उसके जो शत्रु थे लेखक, वो ऊपर उससे कुछ हाथ ऊपर लटक रहे थे। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की प्रकृति के बीचों बीच उतरना था। तो जो धोती थी वो जो ढेंग से बंधी हुई थी वो बीचों बीच लटक रही थी और जो लेखक थे उनको भी बीचों बीच उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही काटता, और लेखक को सांप से 1.5-2 फुट गज दूर उतरना था और इतने ही पे ही वो सांप चोट करता। स्मरण रहे कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक ही नहीं होता। जो कच्चा कुआं होता है उसके अंदर जो जगह होती है वो बहुत कम होती है और 1.5 गज से भी अधिक नहीं होती। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दिशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करे। तो लेखक सोचे थे मैं उससे दूर रह सकता था, लेकिन उस दिशा में जब सांप मुझसे खुद दूर रहे, लेकिन सांप तो फन फैलाए बैठा था। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। तो जो रस्सी जो था उनका धोती वो बीचों बीच लटक रही थी, इसलिए उनको भी बीचों बीच ही उतरना था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मार सकता था, तो ऊपर से जो लटक रहे थे तो तब तक तो सांप नहीं मार सकता था। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था, और जब वो नीचे उतर गए थे तो बहुत थकावट हो गई थी, इसलिए वो ऊपर भी नहीं चढ़ सकते थे। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। तो लेखक ने अभी तक ना सांप को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो धरातल पर उतरते बिना मैं ऊपर चढ़ ही नहीं सकता था। तो अगर लेखक ऐसा करते भी तो नीचे उतरते ही ऊपर चढ़ सकते थे, मतलब वो ऐसे ही ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। धीरे धीरे उतरने लगा और लेखक धीरे धीरे उतरने लगे। एक इंच ज्यों मैं नीचे उतर रहा था त्यों मेरी एकाग्रता बढ़ती जा रही थी। एकाग्रता मतलब उनका जो ध्यान था वो और बढ़ता जा रहा था। मुझे एक सूझी, मतलब उनको एक आइडिया लगा, मतलब उनको एक उपाय आया। दोनों हाथों से धोती को पकड़े हुए मैंने अपने दोनों पैर कुएं के बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूंक करके उस पर मुँह मारा। मेरे पैर तो दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से संकोण बनाती हुई लटकती रहीं। तो जो लेखक थे उन्होंने अपने दोनों पैर कुएं पे लगाए और फिर दोनों पैर वापस खींच लिए। तो वो जो मिट्टी नीचे गिरी सांप के मुँह पे लगी और उस सांप जैसी मिट्टी लगी, सांप ने उस पर ज़ोर से अपनी वो फन लगाया, और जो लेखक के पैर है वो उनकी कमर से लटकते रहे। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया, और लेखक को इससे पता चल गया कि मैं अभी नीचे कैसे उतर सकता हूँ। तकनीक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं के बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपनी प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पे खड़ा हो गया। तो जो लेखक थे उन्होंने तकनीक बनाकर वो कुएं के 1.5 गज पर खड़े हो गए और सांप से दूर खड़े हो गए। संप्रमुख आंखें चार हुई।
शायद एक दूसरे को पहचाना। तो जैसे वो नीचे उतरे तो सांप ने लेखक को देखा और लेखक ने सांप को देखा। और जब सांप ने लेखक को देखा तो उसने सोचा होगा कि हाँ, ये वही है जो मुझ पे रोज़ पत्थर ढेले गिराता है। और जब लेखक ने सांप को देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं इस पे रोज़ ढेले गिराता हूँ। शायद एक दूसरे को पहचाना, उन दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, मतलब उसको वो आँखों से सुनने वाला कहते हैं, मतलब जो आँखों से सुनता है। मैं स्वयं चक्षुष्रवा हो रहा था। तो मतलब आँखों से सुनने वाला, मतलब लेखक भी चक्षुष्रवा हो रहे थे, मतलब वो भी आँखों से सुनने की कोशिश कर रहे थे। अन्य इंद्रियों को ने मानो तो सहानुभूति से अपनी शक्तियाँ आँखों को दे दी हों, मतलब उनकी जो लेखक की सारी जो इंद्रियाँ थी उन्होंने सारी शक्ति आँखों में डाल दी। सांप के फन की ओर मेरी आंख लगी हुई थी कि वह कब किस ओर आक्रमण करता है। तो लेखक उसके फन को देख रहे थे कि किस तरफ सांप आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी, मतलब सांप ने जादू सा कर दिया था किस पे, लेखक पे। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। तो सांप क्या था, लेखक कब आक्रमण करे इसका वो वेट कर रहा था। पर जिस विचार से और आशा को लेकर मैं कुएं में घुसने की ठानी, वह तो आकाश कुसुम था। मतलब वो आकाश कुसुम मतलब आकाश पुष्प, मतलब वो नामुमकिन था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है, मतलब कितनी गलत निकल जाती हैं। मनुष्य का अनुमान और कभी कभी कितना गलत निकल जाता है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना का आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। मतलब सांप को देखते ही उसे लगा कि मैं उसको नहीं मार पाऊँगा। डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था, क्योंकि जो जगह थी वो बहुत कम थी। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाया जा सके, और लेकिन जो कुआं था उसमें तो जगह ही नहीं थी। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के सामने मुहरे पर खड़ा होना था। मतलब सांप को दबाया तो जा सकता था, लेकिन वो बहुत खतरे से खाली नहीं था। यदि फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो फिर वह पलट कर ज़रूर काटता। तो अगर उनका फन नहीं दबता सांप का, तो वो पलट कर ज़रूर काटता। और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई चिट्ठियाँ कैसे उठाता। अगर वो फन दबा भी देते दोनों हाथों से, तो वो चिट्ठियाँ कैसे उठाते, क्योंकि दोनों हाथ तो लकड़ी को पकड़ते। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतर रहा था। हम दोनों पैरों पर डटे थे, मतलब वो दोनों एकदम अपनी स्थिति पे डटे हुए थे। उसे उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए, मतलब एकदम स्थिर खड़े हुए लेखक को 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, मतलब दोनों ओर एकदम शांति थी, पर मेरे मोर्चा कमज़ोर था, क्योंकि लेखक को आदत नहीं थी सीधे खड़े होने की, बहुत समय तक एकदम स्थिर खड़े होने की, लेकिन सांप को थी। कहीं सांप मुझ पर झपट्टा मारता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता। या अगर सांप उस पर झपट्टा मारता तो ना जो लेखक थे उसे कुचल कर मार देते, पर वह तो अचूक तल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता। लेकिन जो सांप था उस पर जब झपट्टा मारता तो वो विष अंदर डाल ही देता और अपने साथ मुझे भी ले जाता। और जब लेखक उसे कुचल देते तो सांप भी मर जाता और लेखक के अंदर जो विष था वो भी उसे मार देता। अब तक सांप ने वार नहीं किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। तो अब तक जो सांप ने ना वार नहीं किया था, इसलिए जो लेखक थे उनने भी उस पर वार नहीं किया। ऐसा करना उचित भी नहीं था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाएं। लेकिन अभी लेखक सोच रहे थे कि अगर मैं उसे वार नहीं करूँगा तो चिट्ठियाँ कैसे उठाऊँगा। ऐसी सूरत थी डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियाँ को सरकाया जाए। तो लेखक ने सोचा मैं डंडे से जो चिट्ठियाँ हैं उसको सरकाता हूँ। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था। कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था जिससे सांप के मुंह और मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूँ। और उनके पास लेखक के पास कोई कपड़ा भी नहीं था, क्योंकि उन्हें धोती तो पहले ही उतार दी थी और कुर्ता बचा था, तो वो सांप के फन को भी नहीं पकड़ सकते थे किसी कपड़े से। मारना या बिल्कुल
छेड़खानी ना करने के ये दो मार्ग थे। मतलब एक मार्ग था कि उसको मारो, या फिर एक मार्ग था उसे बिल्कुल छेड़खानी ना करो। सो पहले मेरी शक्ति के बाहर था, तो मारना तो उनकी बस की बात नहीं थी। इसलिए बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। मतलब दूसरा मार्ग उनको चुनना पड़ा। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। तो जैसे डंडे को उन्होंने सांप की दाईं ओर लगाया, चिट्ठियों के एकदम दाईं ओर लगाया, तो जो सांप का जो फन था वो पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठियों की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। तो जैसे ही वो चिट्ठी के पास डंडा पहुंचा, वैसे ही सांप ने उस डंडे पे वार किया। हृदय में कंप सा हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट पड़ा, तो हृदय में एकदम कपकपी सी हुई और जो हाथों ने जो आज्ञा नहीं मानी, मतलब हाथों ने भी उनकी आज्ञा नहीं मानी, मतलब उनकी बात नहीं मानी और डंडा छोड़ दिया। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया। लेखक बता रहे जैसे ही उसने डंडे पे वार किया सांप ने, तो लेखक बहुत ऊपर उछल गए, डर कर, जानबूझकर नहीं। ये यूँ तो बिदक कर उछलकर जो खड़ा हुआ, तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है। पीव सा मतलब पीला सा कुछ लगा हुआ था। वो सांप का विष था, वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही कायल था। मतलब तो जब सांप ने उस डंडे पे मारा, तो लेखक को लगा कि उसने सर्टिफिकेट सामने रख दिया, मतलब सांप ने दिखा दिया कि मैं कितना ताकतवर हूँ। सांप ने जब उस डंडे पे वार किया तो दिखाया कि वो कितना ताकतवर है। लेकिन लेखक को पता था, पहले से ही पता था कि वो सांप कितना ताकतवर है। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत ना थी, तो उसको उस वार की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। सांप ने लगातार फू करके डंडे पर 3-4 चोट की। तो सांप ने ना 3-4 बार एक डंडे पे वार किया। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। तो जो डंडा था वो पहली बार अपमानित हुआ था, क्योंकि इससे पहले उसने बहुत सारे सांपों को मारा था और किसी भी सांप ने उस पर वार नहीं किया था। तो पहली बार अपमानित हुआ था, और या फिर वो डंडा उसका उपहास कर रहा था, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। उधर ऊपर फूफू और मेरे उछलने की और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया। तो जो छोटे भाई थे वो ऊपर से ऊपर फूफू और उछलने की और जो धमाका हुआ, तो उससे छोटे भाई को डर लग गया और उसे लगा कि बड़े भाई जो उनका बड़े भाई थे लेखक के, उनको कुछ हो गया। और बूढ़त्वक का नता फूफू और धमाके में टूट गया। मतलब वो ज़ोर से रोने लगे छोटे भाई। उसने ख्याल किया कि सांप ने काटने से मैं गिर गया। तो छोटे भाई सोचने लगे कि जो सांप था उसने बड़े भाई उनके लेखक को काट दिया और वो वहीं पे गिर गए। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। मतलब उनको बहुत बुरा लगा। भ्रातः स्नेह के ताने बाने की चोट लगी, उसकी चीख निकल गई, और जैसे ही उसको ये सब सुनाई दिया तो उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, पर उस फूंक और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। तो जैसे वो हमला हुआ था और वो धमाका हुआ था, उससे जो लेखक का साहस बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच लिया और गुर्जह मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों को छू गया। तो सांप का जो पिछला भाग था वो लेखक के हाथों को छू गया और वो बहुत ठंडा था।
डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया और जो डंडा था उन्होंने उसको एक ओर पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और ना बचता। तो यदि वो जो उसने पूँछ मारी थी लेखक को, अगर वो फन होता तो वो उछलकर सांप पे गिरता। लेकिन जब जीवन होता है तब हज़ारों ढंग बचने के निकल आते हैं। लेकिन जब जीवन संभव होता है तो हज़ारों जो ढंग होते हैं, तो हज़ारों ढंग जीवन के निकल आ जाते हैं। वह देवी की कृपा थी। लेखक इसको देवी की कृपा मान रहे थे। डंडे की मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप से आसन बदल गए। तो डंडे को जैसे उन्होंने खींचा तो सांप इधर आ गया और जो लेखक थे वो दूसरी तरफ चला गए। मैंने तुरंत लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए। तो पोस्ट कार्ड चुन लिए। तो जैसे ही लेखक दूसरी साइड पहुँचे वैसे ही लेखक ने लिफाफे उठा लिए। चिट्ठियों को धोती में के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। तो चिट्ठियाँ जो थी उन्होंने बांध दी धोती में और छोटा भाई जो ऊपर खड़ा था उन्होंने ये चिट्ठियाँ ऊपर खींच ली। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। तो अभी देखिए उनको जो डंडा था वो कितना प्रिय था। उन्होंने जो डंडा था उसको भी उठाने की कोशिश की। सांप उससे खुलकर उस पर ध्यान देकर बैठा था। तो सांप था वो डंडे पे ध्यान देके बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी पर अपना निशान गवा चुका था। मतलब अपना निशान गवा चुके थे, मतलब जो डंडा था उसने पहले कई सांपों को मारा था लेकिन उस पर किसी ने वार नहीं किया था उस डंडे पे। लेकिन अभी वो जो निशान था वो गवा चुका था, मतलब उस डंडे पे वार हो चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। अगर वो आगे हाथ बढ़ाते तो जो सांप था वो आगे वार करता हाथ पे। इसीलिए कुएं के बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा और मैं दूसरे हाथ से उसी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात में उसने दूसरी ओर भी वार कर दिया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में दांत गड़ गए होते। तो लेखक ने क्या किया, एक हाथ में मिट्टी ली और वो दूसरी साइड फेंकी, डंडे के दूसरी साइड फेंक दी और दूसरे हाथ से डंडा लेने लगे। तो सांप ने उस मिट्टी पे भी वार किया और जब वो डंडा ले रहे थे तो उस पर भी वार किया। और वो लेखक कहते हैं कि अगर बीच में डंडा नहीं होता तो वो जो सांप था वो पैर पे दांत गाड़ देता। अब ऊपर चढ़ने की कठिनाई कम ना था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता था। तो लेखक से अभी ना जो पूरा इतना ज़्यादा 36 फुट ऊपर चढ़ना अभी हो नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत थक चुके थे। 15-20 फुट अधिक नहीं, पर उससे 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट बाहें भर गई थी। तो लेखक कहते कि 15-20 फुट तो मैं चढ़ सकता था, लेकिन बिना पैरों के सहारे में हाथ से 15-20 फुट मैं चढ़ सकता था। लेकिन उस 11 वर्ष की उम्र में वो 15-20 फुट हाथों की सहायता से चढ़ने की हिम्मत रखते थे, पर वो 36 फुट पैरों के सहारे नहीं चढ़ सकते थे। उस 11 वर्ष की उम्र में जब वो 36 फुट ऊपर चढ़े थे तो उनकी बाहें बढ़ गई थी, छाती फूल गई थी और धड़कन चल रही थी। मतलब उनकी धड़कन थी ना वो चल रही थी, वो धक धक हो रहा था उनका दिल। पर एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर चढ़ आया। तो और ना वो अपनी हाथों के सहारे एक एक फुट ऊपर चढ़ने लगे। यदि हाथ छूट जाता तो क्या होता, इसका अनुमान कठिन है। अगर यदि हाथ छूट जाता और अगर वो गिर जाते तो क्या होता, ये उसका अनुमान नहीं कर पा रहे थे। ऊपर आकर बेलहा होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। मतलब ऊपर आकर वो थोड़ी देर तक कुएं के बाहर पड़े रहे। देह की झरा झुरकर धोती कुर्ता पहना और झाड़ झूर मतलब जो देह को मतलब साफ कर उन्होंने धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था,
करके कि वह कुएं वाली घटना किसी को ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। तो जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक लड़का था किशनपुर से, उसने लेखक को ऊपर निकलते हुए देख लिया था। तो लेखक ने उन्होंने उससे प्रार्थना की थी कि तुम ये बात किसी को न बताओ कि मैं कुएं में घुसा था, और ये प्रार्थना करके वो चले गए थे वहाँ से। सन 1915 में मैं मैट्रिकुलेशन पास करने की उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। तो जब उन्होंने मैट्रिक पास कर लिया था तो उन्होंने ये घटना अपनी माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ले लिया, गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डेने के नीचे छिपा लेती है। तो जो लेखक थे, उन्होंने ये बात अपनी माँ को सुनाई, तो माँ ने अपनी आँखों से, जब उनकी माँ की आँखों भर आई थी, और उन्होंने लेखक को अपनी गोद में बिठा लिया था। जैसे चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों से छिपा लेती है, वैसी लेखक की माँ ने उनको भी गोद में ले लिया था। कितने अच्छे दिन थे वह। उस समय राइफ़ल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफ़ल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। तो लेखक अभी बताते हैं कि उनके जो बचपन के दिन थे वो कितने अच्छे थे। उस समय उनके पास राइफ़ल नहीं थी, लेकिन जो डंडा था उस डंडे ने उनकी कितनी सहायता की थी। वो जो उस डंडे का एक वार उनको राइफ़ल के वार की तरह लगता था। हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और थैंक यू।